हम लोग गॉसेस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन और कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है। जैसा कि लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अगर हम स्फेयर की बात करें तो हमारे पास दो तरह के स्फेयर हो सकते हैं। एक तो अंदर से खाली हो जस्ट लाइक टेनिस बॉल, इसको स्फेरिकल सेल बोलेंगे। ओके। और दूसरा हमारे पास एक अंदर से भरा हुआ मतलब क्रिकेट बॉल टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। एक ग्लास का बॉल है पूरी तरह से। ओके। हम पूरी तरह से स्फेयर यही दिख रहा है, इसीलिए इसी का एग्जांपल लेकर के एक एजम्पशन ले लेंगे कि अंदर से खाली है स्फेरिकल सेल। अब भरा हुआ रहेगा तब क्या होगा, इसकी बातें बाद में होंगी, उसका अदर एप्लीकेशन में भी देखना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग स्फेरिकल सेल वाला एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ये स्फेरिकल सेल हमने एज्यूम किया है जिसका रेडियस r है, और अगर इस स्फेरिकल सेल पे चार्ज हम दें तो आगे चल के पता चलेगा ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। एक टर्म होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। ओके। प्रोपोर्शनल होता है 1/रेडियस के स्क्वायर का, और चूंकि स्फेयर आपने चूज कर लिया है तो रेडियस कांस्टेंट होगा, इसीलिए सिग्मा भी कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। जो स्प्रेडिंग होगी चार्ज की वो यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस ऑफ स्फेयर। अब ऐसे केस में अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर निकालना चाहें, ओके, चार्ज आपको मिल गया Q, इस चार्ज को Q एज्यूम कर लें। तो इसका अगर रेडियस r है तो जो सरफेस एरिया होगा सबको मालूम है कितना होगा, 4πr²। अब इस पे चार्ज अगर Q है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q/S होता है। उसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा कितना, Q/S। S के जगह पर क्या लिख लें हम लोग, S के जगह पर क्या लिखना चाहिए, 4πr²। आगे काम आएगा, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लें। अब आपके पास तीन सिचुएशन आने वाले हैं, है ना। एक बार जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं वो इसके सेंटर से एक स्मॉल r डिस्टेंस, मतलब क्या है, P पॉइंट P है, यानी O से P तक का डिस्टेंस r आपने ले लिया, और इस स्फेयर का रेडियस आप r ले रहे हैं। तो केस आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्मॉल r आपको बिगर लग रहा है इन कंपेरिजन टू कैपिटल R। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि कैपिटल R मतलब वो हमेशा बड़ा होगा, यहाँ कैपिटल R कांस्टेंट है क्योंकि आपने स्फेयर एक बार चूज कर लिया है। स्मॉल r वेरिएबल है। अब इस केस में ये जो आपने स्फेरिकल सेल लिया है वहाँ से पॉइंट P बाहर है ना, यानी जब पॉइंट आउटसाइड रहेगा तो ये सिचुएशन आपको बनेगा। ओके। हो सकता है कि पॉइंट यहाँ नहीं हो करके सरफेस पे ही आ जाए, यहाँ पे पॉइंट आ जाए, तो वैसे केस में स्मॉल r OP जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ये एट द सरफेस की बात होगी। और सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये पॉइंट ओके इनसाइड, चूँकि ये स्फेरिकल सेल है अंदर से खाली है, यहाँ पे आ जाए, और तब आप देखोगे कि तीसरे सिचुएशन में जो डिस्टेंस r था वो कैपिटल R मतलब रेडियस से कम हो जाए। तो बारी बारी से हर सिचुएशन को डील करना पड़ेगा, मतलब एक ही में आपके पास 3 केसेस आ जाएंगे इस एप्लीकेशन में। सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं, व्हेन पॉइंट P इज, है ना, आउटसाइड। ओके। आउटसाइड होने के केस में स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। हाँ, अब इसी स्फेरिकल सेल को एक बार कट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और कट कॉपी पेस्ट करने के बाद ओके इस पे जैसे चार्ज स्प्रेड है, चार्ज आप स्प्रेड कर लीजिए। ओके। यहाँ पर आपको एक पॉइंट भी लेना है, जो पॉइंट आउटसाइड है,
यहाँ पर P पॉइंट है। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस आप मिला लीजिए, इस डिस्टेंस को स्मॉल r बोल दीजिए, रेडियस तो कैपिटल R है। ओके, हम अगर यहाँ पर गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि हमको एक टर्म यूज करना पड़ेगा क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस को गाउसियन सरफेस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक वर्क है कि इसके अराउंड गाउसियन सरफेस चूज करें। याद होगा कि पहले दोनों केसेस में हमने गाउसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लिया था। जब लीनियर कंडक्टर की बात कर रहे थे, जब हम सीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, तो दोनों ही केसेस में आपने गाउसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लिया था। इस बार क्या सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमारे काम आएगा? तो गाउसियन सरफेस चूज करने में जो 3 बेसिक क्राइटेरिया है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड उस गाउसियन सरफेस पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसे गाउसियन सरफेस आपका आर्बिट्री हो सकता है, क्लोज सरफेस आप जैसा चाहें वैसा चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि कैलकुलेशंस आगे के आप ही को करने हैं, और फिजिक्स में अपनी सहूलियत का ख्याल खुद रखना पड़ता है, दूसरा आपकी सहूलियत का ख्याल नहीं रखेगा। तो 3 क्राइटेरिया की बात कर रहे थे। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उस सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट हो ताकि इंटीग्रेशन से वो बाहर आ जाए। दूसरा, सरफेस इतना इजी हो कि उसके अराउंड इंटीग्रेशन करना आपको आसान हो। और तीसरा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो और नहीं तो परपेंडिकुलर हो उस सरफेस पे, सच दैट हमारे पास cos 0 या cos 90 वाला सिचुएशन आ जाए। पहले भी आया हुआ है 2 सिचुएशन में। तो अगर ये काम हम सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर गाउसियन सरफेस बना करके इसको रखते हैं, ओके, तो वैसे केस में आप देख लो कि वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। एक तो हर पॉइंट का डिस्टेंस स्फीयर से इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर नॉर्मल होंगे, कहीं टेंजेंशियल होंगे, और कहीं पर तो सिचुएशन ऐसा भी आएगा कि एंगल आर्बिट्री हो जाएगा। ओके, तो ये आपका चॉइस इस केस में नहीं हो सकता। दूसरा चॉइस, अगर हम कोई क्यूबिकल गाउसियन सरफेस लें और उसमें इस चार्ज स्फीयर को रखें, ओके, तब क्या क्या दिक्कतें आएंगी। ये सेंटर पे आपका चार्ज स्फीयर तो रखा हुआ है। अब देखिए, डायगोनल में डिस्टेंस अलग हो जाएंगे, स्ट्रेट डिस्टेंसेस अलग हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप यहाँ पर इमेजिन करेंगे तो हर जगह एंगल डिफर करेगा। वो रेडियल और टेंजेंशियल वाला केस, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला केस फुलफिल नहीं होगा। तो ये भी चॉइस आपके पास सही नहीं रहेगा गाउसियन सरफेस के लिए, अगर हम सारे क्राइटेरिया को देख करके इस्तेमाल करें। तो अभी हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये हेलमेट में दिखा रहा हूँ, ऑल्दो स्फेरिकल पूरी तरह से तो नहीं, ये वाला पार्ट इसको आप एज्यूम नहीं कीजिएगा, अंदर ये वाला पार्ट। अब अगर इसके सेंटर पे इस चार्ज को रख दें, ओके, जो चार्ज स्प्रेड है, तो ऑब्वियस है कि स्फीयर के हर पार्ट पे इसका डिस्टेंसेस सेम होने लगेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। और इसीलिए अभी हमारे पास इस स्फेरिकल सेल के लिए जो ऑप्शन सही है, बेहतर है, अच्छा है, वो है हम इसके अराउंड स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ करें। यानी इस स्फीयर को एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर क्लोज करें, और वो स्फीयर उस पॉइंट से ज़रूर गुजरे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तभी गॉसेस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, पॉइंट P से एक और इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लिया, और ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। चलिए, एक बहुत बड़ा काम हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से स्टार्ट होता है, ये सबको मालूम है, और रेडियली आउटवर्ड होता है अगर हमने पॉजिटिव चार्ज इमेजिन किया है। एक और बात, आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी ले सकते थे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अलग हो जाएंगे। अच्छा,
पॉइंट आउटसाइड है तो चलिए यहाँ पर ई आउटसाइड लिखिए। ओके, दूसरी बात, हमको एक काम करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे एक सरफेस चूज करना पड़ेगा, एलिमेंट्री छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर चूज करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक एरिया लिया और अगर हम एरिया वेक्टर को डिनोट करना चाहें ds तो ऐसा करेंगे, यानी दोनों पैरेलल होगा। अब अगर आप पॉइंट का लोकेशन चेंज करते हैं तब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने लोकेशन इस साइड कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलिए इधर ही रहेगा। हाँ, अब यहाँ पर भी अगर आप आर्बिट्री सरफेस चूज करते हैं पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करके तो एरिया वेक्टर इधर ही होगा। आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे ये चूज करके देख सकते हैं, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। जो आपका क्राइटेरिया था वो बेहतरीन तरीके से ये फुलफिल कर रहा है, यानी इसका चॉइस आपके लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा। हम अब एक काम करते हैं, आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीडिंग में अब क्या है, हम दो ऑप्शन यूज़ करते थे। दो ऑप्शन में क्या यूज़ करते थे, तो पहला ऑप्शन डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे। तो डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यहाँ पर क्लोज सरफेस गाउसियन सरफेस है, अगर हम निकालें तो हमारा कितना होगा, ये फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें बाय डेफिनेशन, जो फ्लक्स है नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चूँकि ये आउटसाइड वाला है तो ई आउट डॉट डी एस वेक्टर लिखिए। अच्छा, इस डॉट प्रोडक्ट को रिजॉल्व कर लीजिए तो ई आउट है ना डी एस और यहाँ पर कॉस 0, वहाँ एंगल दिख रहा है दोनों ई आउट और इसके बीच में। तो वैसे केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि हर पॉइंट पे कांस्टेंट बाय मैग्नीट्यूड होगा और ये भी चूँकि वेक्टर हट गया है तो मैग्नीट्यूड ही है, तो यहाँ पर आप ई आउट निकाल सकते हैं और यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन ds लिख सकते हैं, cos 0 तो 1 हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, याद रखें गाउसियन सरफेस का जो रेडियस होगा OP के बराबर होगा, OP मतलब R। तो यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई इंटू r² हो गया। ये ओरिजिनल स्फीयर का नहीं है, ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R² था, उसका रेडियस लिए थे। ये तो इमेजिनरी स्फीयर जो कि गाउसियन सरफेस है उसके रेडियस की बात कर रहे हैं। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ओके, और पता ही है दूसरा हम लोग क्या करते थे, बाय गॉस लॉ यूज कर लेते थे। तो गॉस लॉ से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना क्लोज सरफेस पे है ना। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 मानिए क्योंकि इक्वेशन 1 हम मान चुके हैं। इक्वेशन नंबर 2, ये आपको चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस है कि आपने जो स्फेरिकल सेल को चार्ज दिया था वो चार्ज Q था, तो चार्ज इनसाइड गाउसियन सरफेस Q है, Q ले लिया। अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम सरफेस से टोटल फ्लक्स दे रहे हैं, मतलब गाउसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स दे रहे हैं। तो 2 एंड 3 से आप देख लीजिए, तो 2 एंड 3 से आपके पास क्या आ जाएगा, ई इन आउट इंटू कितना 4 पाई स्मॉल r² इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको देखिए ई आउट का रिजल्ट क्या मिलता है, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q बाय r²। ये इक्वेशन काफ़ी परिचित इक्वेशन है, आप पहले भी इससे वाकिफ़ हो चुके हैं। अगर पहले इस इक्वेशन की बात करें तो ये सेम है, सेम एज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। ऐसे एक्सप्रेशन अगर मैच कर गया तो एक बात और है कि इस केस में ये पूरा स्फेरिकल सेल स्फेयर के जैसा बिहेव नहीं करके एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, एज इफ इंटायर चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, मतलब O ऑफ द स्फेयर।
ओके, यानी यहाँ पर O जो है वो सेंटर ऑफ चार्ज बन जाएगा। एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, ओके, जहाँ पर इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। यहाँ पर एक सेंटर ऑफ चार्ज बन जाएगा जिस सेंटर पे पूरा चार्ज ऑफ द सिस्टम एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड होगा। ओके, तो पॉइंट चार्ज के साथ मैच कर गया। एक और बात, इक्वेशन 1 से वापस आते हैं, वहाँ पर से अगर Q निकाल लें तो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो कुछ ऐसा होगा, है ना। Q के जगह पर आप सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हैं बाय स्मॉल r स्क्वायर। अभी देखिए 4 पाई और 4 पाई को कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर वाला केस में आ जाएगा। तो होप आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। आपको स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, आपने उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी को नोट कर लिया और नोट करने के बाद से आप पॉइंट जहाँ प्लेस किए वो आउटसाइड द स्फीयर था, वहाँ से आपने गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल बेस्ट चॉइस आपके पास था वो ले लिया और उस गॉसियन सरफेस से आपने बाय डेफिनेशन नेट फ्लक्स निकाला जो कि E आउट इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आया। और सेकेंड स्टेप में गॉसेस लॉ यूज करके आपने जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैलकुलेट किया, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट जो डेफिनेशन है। और अब आपने क्या किया, कंपेयर करके रिजल्ट निकाल लिया। तो रिजल्ट निकालने के बाद से एक बात आ गई कि ये पॉइंट चार्ज के जैसा ही बिहेव करेगा। ओके, और साथ ही साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब केस 2 जब पॉइंट इज, है ना, क्या हो, केस 2 में जो पॉइंट आपको लेना है वो पॉइंट क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो वो एट द सरफेस वाला केस था, व्हेन पॉइंट इज एट द सरफेस। तो जब एट द सरफेस की बात है तो वैसे केस में ये स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे। और अब की बार जो गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करने वाले हो ये इसके बाहर नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो तो उसी सरफेस पे सॉरी पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो उसी सरफेस पे आ चुका है, यानी ये R हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर करें ओके, तो ये भी फिर से सरफेस से ही स्टार्ट होकर के और बाहर की तरफ जाएगा, तो E एट द सरफेस भी यही होगा। लेकिन अब अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस बार आपका गॉसियन सरफेस इसी सरफेस पे ओवरलैप करेगा, क्योंकि पॉइंट से होकर के गॉसियन सरफेस का जाना ज़रूरी है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन प्रोसीड नहीं कर पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे गॉसेस लॉ। तो ऐसे केस में कोई खास डिफरेंस नहीं होंगे, सारे प्रोसेस सेम होंगे, बस आपका स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R हो जाएगा। यानी E एट द सरफेस की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r पिछले बार आया था, इस बार कैपिटल R हो जाएगा। ओके, चलिए ये एट द सरफेस का रिजल्ट। अच्छा, इस केस में भी ये सिमिलर टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन है। अगर O पे चार्ज Q रखते तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता। तो इस केस में भी पूरा इंटायर चार्ज ऑफ सिस्टम विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज एज इफ इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा, अब अगर फिर वहाँ से Q के वैल्यू को पुट कर लें जैसा कि वहाँ दिख रहा है, तो Q सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आप R स्क्वायर कर दीजिए, 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, तो एक सुंदर सा एक्सप्रेशन आया E एट द सरफेस का। ये भी नोट कर लीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, वेल, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में आ गया। तो सेकंड केस कोई खास डिफिकल्ट नहीं था। अब हमारे पास, है ना, ये केस 2 था। सेकंड केस जब पॉइंट P एट द सरफेस था। अब ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट P जो है ओके इनसाइड द स्फीयर हो। ओके, पॉइंट P इज इनसाइड, तब ऐसे केस में अब गॉसियन सरफेस आप इसके ऊपर से ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ से आपको गॉसियन सरफेस नहीं ड्रॉ करना है, याद रखेंगे गॉसियन सरफेस इसके ऊपर नहीं होगा। चूँकि ये पॉइंट आ चुका है अंदर यहाँ पर और OP इक्वल टू R,
लेकिन एक बात और देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वो चार्ज सरफेस से स्टार्ट होता है, वो बाहर की तरफ रहेगा। अब अगर आप एक काम करते हैं, यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो ऐसा आपको मिलेगा। ओके, ये हो गया गॉसियन सरफेस। चलिए रेड वाले से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसान रहे। वेल, और ये गॉसियन सरफेस का मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर हमको एलिमेंट्री सरफेस लेना ही होगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। और उस एलिमेंट्री सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरफ होगा, NDS। अब नेट फ्लक्स दो तरीके से निकालना है। पहला तरीका आपका डेफिनेशन वाला है और दूसरा तरीका गॉसेस लॉ वाला है। तो चलिए ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, बस मैं आपका हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले आप बाय डेफिनेशन है ना, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला है, इसलिए यहाँ पर आई या इन, कुछ बुक में इन भी लिखता है, कुछ में आई भी लिखता है, आप इन लिख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और DS। ओके, फिर कॉस लगाना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट के लिए, आप उसको यूज कर लीजिए। DS और कॉस 0 ही होगा, यहाँ भी देखिए दोनों पैरेलल हैं, हर पॉइंट पे पैरेलल होंगे। यहाँ से ई इन को बाहर निकाल लीजिए और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन DS। अच्छा, ये जो DS एरिया निकाल रहे हैं ना, ये बेसिकली किसका एरिया है, तो गॉसियन सरफेस का ध्यान रखेंगे, इसीलिए 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर ही होगा। ये कैपिटल R यूज मत कीजिएगा, कैपिटल R तो बेसिकली वो स्फीयर का रेडियस है जिसको आपने यूज किया है, जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब आप बाय गॉस लॉ की बात कर लें फिर से, तो आप सोच सकते हैं इसमें नया क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार वही चीज़। Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। अब आगे कंटिन्यू करने में एक प्रॉब्लम है, चार्ज तो हमको वही लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है। चार्ज हमको वही लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है। गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस, और गॉसियन सरफेस आपका ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई चार्ज की बात करेंगे तो कोई चार्ज तो है ही नहीं, ये तो होलो स्फीयर की बात है, स्फेरिकल सेल की बात है। तब अब हमको बाय कंपल्सन 0 बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सेल पे चार्ज है, स्फेरिकल सेल पे चार्ज है, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। और गॉसेस लॉ में जो Q चार्ज लेते हैं वो गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है उसका सम लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो 0 हो गया। तो यहाँ आप 0 बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। नेट फ्लक्स ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें, चलिए 2 ही मान लेते हैं। तो अब इस 1 और 2 में थर्ड केस जो आप प्रोसीड कर रहे थे, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस है। तो कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम 1 और 2, कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आएगा, तो E इनसाइड इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ऑब्वियस है कि E इनसाइड इज इक्वल टू 0, 4 पाई r स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको नेट 0 मिलेगा। कुछ इस तरह का सिचुएशन आ रहा है ना। आप देख रहे हो कि एक ही केस में 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आपने डिफर कर दिया। तो ये तो बात पहले से मालूम था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट का प्रॉपर्टी है, पॉइंट टू पॉइंट डिफर करता है। यहाँ पर डिफरेंसेस बड़ी क्लियरली दिख रहे हैं। चलिए अभी अगर नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, बड़े काम का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सब बातों का ध्यान रखना है। कभी कभी एक ग्राफ भी देता है इसके लिए, उस ग्राफ में एक एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सिस में आपका r जो है डिस्टेंस रहता है। अब ये ग्राफ में हमको दिखाना है वेरिएशन। तो सबसे पहले अगर आप एज्यूम करते हैं कि ये एक स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो स्फीयर के सरफेस तक अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होता है।
यहाँ पर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वो जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा है, क्योंकि जब तक हम आउटसाइड नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यानी आप जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, अगर ये R इज इक्वल टू कैपिटल R है तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, और उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस तरह से आएगा 1/r²। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैक्सिमम वाला जो वैल्यू है वो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था, क्या σ/ε0, या बोल दें 4πr²Q/r²। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा है। इनसाइड यहाँ पर तो आपको जीरो है, और आउटसाइड की बात करें ओके, तो ये आपको प्रोपोर्शनल टू 1/r² है।